Production. कहानी के स्टार्ट में हम ड्रामा की फीमेल लीड आंजिन को देखते हैं, जो कि एक डिलीवरी गर्ल है और वो अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए जा रही होती है। तभी एक कार उसे कट मार के जल्दी से वहां से निकल जाती है। आंजिन को उस कार वाले के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होने वाला था। उस कार में कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का मेन लीड लिंगजू होता है। लिंगजू एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी कंपनी पहुँचता है। मीटिंग के दौरान उसके एम्प्लॉय से एक छोटी सी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से लिंगजू से फायर कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि लिंगजू अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वहीं पर आंजिन अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए लिंगजू की कंपनी पहुंचती है, जहां पर उसे वही कार मिलती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होने वाला था। आंजिन कंपनी पहुंचकर अपना पार्सल डिलीवर कर देती है। वहीं पर हम लिंगजू की असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि आंजिन का लाया हुआ बुके लिंगजू को देती है। लिंगजू वो बुके लेकर उसी लिफ्ट में एंटर होता है जिसमें आंजिन होती है। तभी वो लिफ्ट में लगे हुए टीवी पर ये न्यूज देखता है कि किसी जगह पर लिफ्ट डैमेज होने की वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं। और वो न्यूज देखकर लिंगजू ये इमेजिन करने लग जाता है कि उसकी लिफ्ट भी डैमेज हो गई है और वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम आंजिन को देखते हैं, जो कि फिर से अपने डिलीवरी के काम में लग जाती है। वहीं पर हम लिंगजू को देखते हैं, जो कि वापस अपने घर जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंगजू के स्टेप ब्रदर को देखते हैं, जिसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक को उन्हीं गुंडों का फोन आता है, जो कि लिंगजू का पीछा कर रहे होते हैं। वो गुंडे फ्रैंक से कहते हैं कि लगता है कि आपके भाई को हम पर शक हो गया है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोगों को हर हाल में आज लिंगजू को किडनैप करना होगा। तभी वहाँ पर फ्रैंक का छोटा भाई शेन उसे आकर सरप्राइज देता है, जो कि अभी रिसेंटली अब्रॉड से आया होता है। लिंगजू उन गुंडों से बचने की वजह से अपनी कार की स्पीड बहुत ही तेज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती है। तभी उसके सामने एक बस आ जाती है और उससे बचने के चक्कर में उसकी कार समुद्र में गिर जाती है। तभी वहाँ पर वो गुंडे भी आ जाते हैं, जो कि लिंगजू की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। वो गुंडे कॉल करके फ्रैंक को लिंगजू के बारे में बताते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में आंजिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेज बारिश में अपने घर वापस जा रही होती है। तभी लिंगजू पानी से निकलकर रोड के बीच में आ जाता है। लिंगजू को एकदम से अपने सामने देखकर आंजिन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो गलती से लिंगजू को टक्कर मार देती है। इसके बाद हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी लिंगजू को भी होश आ जाता है। आंजिन लिंगजू से कहती है कि डोंट वरी, अभी कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाएंगे। तभी लिंगजू उन्हीं दो गुंडों को देखता है, जो कि उसकी कार का पीछा कर रहे थे, और वो समझ जाता है कि वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। उनसे बचने के लिए लिंगजू आंजिन को अपने सामने कर देता है। तभी कोई आंजिन को पुश कर देता है, जिसकी वजह से गलती से उन दोनों की किस हो जाती है। ये सब देखकर आंजिन को लिंगजू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे जोर से चांटा मारती है, जिसकी वजह से लिंगजू फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक्सीडेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर पुलिस अभी तक लिंगजू को ढूंढ रही होती है। तभी लिंगजू का भाई फ्रैंक जल्दी से घर आकर अपने डैड को लिंगजू के एक्सीडेंट की न्यूज देता है, जिसे सुनकर उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि लिंगजू के डैड के बहुत ही क्लोज फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर हैं। मिस्टर गू लिंगजू की न्यूज देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। लेकिन मिस्टर गू की बेटी, जिसका नाम जिनशी है, वो तो लिंगजू के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि वो बचपन से लिंगजू को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद हम लिंगजू को देखते हैं, जिसे होश आ चुका होता है और वो आंजिन से उसका फोन मांगता है। आंजिन उसे अपना फोन देते हुए कहती है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, जिस पर लिंगजू कहता है कि मुझे पुलिस को कॉल करनी है। पुलिस का नाम सुनकर तो आंजिन बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है कि इसकी क्या जरूरत है। लिंगजू उससे कहता है कि तुमने मुझे हिट किया है, इसलिए मुझे पुलिस को कॉल करनी होगी। आंजिन उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि पुलिस को कॉल करने की क्या जरूरत है, हम दोनों आपस में ये मैटर सॉल्व कर लेते हैं। लिंगजू उसकी बात मान जाता है और फिर उससे कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ। ये सुनकर तो आंजिन परेशानी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें वाकई नहीं पता कि तुम कौन हो, जिस पर लिंगजू कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि तुमने मुझे हिट किया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और आंजिन डॉक्टर से कहती है कि इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि सारे टेस्ट क्लियर हैं, हो सकता है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसे कुछ याद ना आ रहा हो। एक्सटर्नल फोर्स का सुनकर आंजिन को याद आता है कि उसने लिंगजू को बहुत ही जोर का चांटा मारा था, शायद इसी वजह से उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है और वो इसके लिए भी खुद को ब्लेम करने लग जाती है। इसके बाद जब आंजिन बिल पे करने जाती है तो देखती है कि हॉस्पिटल का बिल बहुत ही ज्यादा है, जिसे देखकर वो नर्स से कहती है कि क्या इसमें कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो नर्स कहती है कि नहीं, हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी रूल नहीं। आंजिन
वापस आती है तो लिनजू उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे हिट किया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मेरा खाना पीना रहना हर चीज तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर तो बेचारी आंजिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि मैंने अभी अपने घर का रेंट पे किया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें किसी होटल में ठहरा सकूं। और फिर उससे कहती है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो, जिस पर लिनजू मान जाता है और फिर दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेते हैं। इसके बाद आंजिन लिनजू को अपने घर ले आती है। लिनजू को आंजिन का घर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लग रहा होता और वो उससे कहता है कि क्या मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। तो आंजिन कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे ऊपर जाने में हेल्प करूंगी। तभी लिनजू इमेजिन करने लग जाता है कि वो दोनों ऊपर जा रहे हैं और इसी बीच आंजिन की गलती की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और ये सब सोचकर लिनजू आंजिन से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही ऊपर चले जाऊंगा। अंदर आने पर लिनजू आंजिन से कहता है कि मेरे स्लीपर्स कहाँ पर हैं, जिस पर आंजिन कहती है कि मेरे घर पर सिर्फ एक ही है, मैं तुम्हारे लिए कर ले आऊंगी। लिनजू आंजिन के घर को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। तभी आंजिन उसे एक कप में पानी देती है, जिस पर लिनजू कहता है कि ये कप साफ नहीं। तो आंजिन कहती है कि ये बिल्कुल साफ है, बस थोड़ा सा पुराना हो गया है। लेकिन लिनजू उसमें पानी पीने से मना कर देता है, जिस पर आंजिन को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और फिर दूसरे ग्लास में उसको पानी लाकर देती है। लिनजू आंजिन से कहता है कि मैं कहाँ पर सोऊंगा, क्योंकि इस सोफा पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोने वाला। तो आंजिन कहती है कि ठीक है, तुम मेरे रूम में सो जाना। लिनजू आंजिन के रूम में बहुत सारे कार्टून्स देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम एक कार्टूनिस्ट हो। तो आंजिन कहती है कि नहीं, मैं बस फ्री टाइम में ये काम करती हूँ। आंजिन का इतना मैसी रूम देखकर लिनजू कहता है कि मैं बाहर ही सो जाऊंगा। और जब वो सोफा पर सोने लगता है तो वो इमेजिन करता है कि रात को सोते हुए इसके ऊपर फैन गिर गया है। ये सब इमेजिन करके लिनजू कहता है कि मेरा सोफा फैन के नीचे नहीं होना चाहिए। तो आंजिन कहती है कि क्यों, क्या हुआ। लिनजू कहता है कि मैंने जितना कहा है उतना करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ही रूम में सोना होगा। ये सुनकर आंजिन कहती है कि तुम देखने में तो बहुत ही डिसेंट हो, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जिस पर लिनजू कहता है कि कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर तो आंजिन उसे वार्निंग देने लग जाती है। लिनजू उससे कहता है कि तुम शायद ये भूल रही हो कि मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है और तुम्हें मुझे 3 लाख यॉन देने हैं। जिस पर आंजिन अपनी डायरी पर लिखते हुए कहती है कि 3 लाख यॉन नहीं बल्कि 270 यॉन, क्योंकि अब तुम मेरे घर पर रह रहे हो तो इसलिए मैं तुम्हारे हर रोज पैसे काटती रहूंगी। जिस पर लिनजू मान जाता है और कहता है कि मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं कि मैं सिर्फ प्योर मिनरल वाटर पीऊंगा और रात को 11 बजे से पहले सारी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। उसकी ये सारी डिमांड सुनकर तो आंजिन को लिनजू पर बहुत ही गुस्सा आता है और उससे कहती है कि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हुई है। लिनजू कहता है कि मेरी सिर्फ मेमोरी लॉस्ट हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ। इसके बाद हम आंजिन को देखते हैं जो कि अभी तक अपने रूम में बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। वहीं लिनजू भी बाहर लेटकर आंजिन के रूम की तरफ बार बार देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिनजू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आंजिन ने उसके लिए एक स्लीपर रखा है और उससे कहती है कि तुम्हारी एक टांग तो इंजर्ड है, इसलिए तुम्हारे लिए एक ही स्लीपर काफी है। लिनजू जब किचन में जाता है तो नोटिस करता है कि आंजिन ने उसके लिए हर चीज पहले से ही तैयार करके रखी होती है और वो भी डबल प्राइस में। इसके बाद जब आंजिन अपने घर पर पहुंचती है तो तभी वो बहुत सारे फायर ब्रिगेड को अपने घर की तरफ जाते हुए देखती है और उसे पता चलता है कि उसके घर में आग लग गई है। ये सुनकर तो आंजिन जल्दी से अपने घर में जाती है। फायर ब्रिगेड आंजिन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे घर में ये आग माइक्रोवेव की वजह से लगी है, इसलिए नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। आंजिन अपने किचन की ये हालत देखकर लिनजू पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और फिर उसे अपना नंबर देते हुए कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। इसके बाद जब आंजिन अपने काम पर होती है तो तभी उसे एक शॉपकीपर की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी सारी बीएस की बोतल डैमेज कर दी है। आंजिन जल्दी से शॉपकीपर के पास जाती है और उसे लिनजू की गलती के लिए सॉरी बोलती है और शॉपकीपर को पैसे देकर लिनजू को वहाँ से ले जाती है। आंजिन जब फिर से काम पर होती है तो तभी उसे एक लेडी की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा भाई मेरे बेटे को बुली कर रहा है। आंजिन जल्दी से लिनजू के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, क्या तुम मुझे काम करने दोगे या नहीं। इसके बाद हम आंजिन को देखते हैं जो कि काम के टाइम पर भी सो रही होती है। तभी उसकी कोली कहती है कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा एब्सेंट रहती हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो आंजिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। उसकी कोली के जाते ही आंजिन को फिर से एक आदमी का फोन आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा भाई खो गया है, तुम जल्दी से इसे आकर यहाँ से ले जाओ। आंजिन को लिनजू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कुशन से मारने लगती है, जिस पर लिनजू उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हें इसके लिए कंपनसेट करना होगा। ये सुनकर आंजिन गुस्से से वो कुशन वापस रख देती है और फिर अपनी डायरी लेकर लिनजू की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसके पैसे काटने लग जाती है। तभी लिनजू टीवी ऑन करने के लिए रिमोट पकड़ता है, जिस पर आंजिन उसे डांटते हुए कहती है कि खबरदार अगर तुमने इस रिमोट को हाथ लगाया, तुम्हें आइडिया भी नहीं कि टीवी कितना एक्सपेंसिव है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकोगे। तभी वो खुद को काम डाउन करती
करती है और लिंजू को बहुत ही प्यार से रिमोट यूज करने का तरीका बताती है, जिस पर लिंजू कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं और वॉशरूम में चले जाता है। तभी आनजिन को लिंजू के चीखने की आवाज आती है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और जैसे वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि लिंजू सिर्फ एक कॉकरोच की वजह से ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखकर आनजिन उस पर बहुत ही ज्यादा हंसती है और उससे कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा आदमी एक छोटे से कॉकरोच से डरता होगा, और फिर जल्दी से उस कॉकरोच के ऊपर पाँव रख के उसे मार देती है। लिंजू को इतना डरता देखकर आनजिन उसे और भी ज्यादा तंग करने लग जाती है और उसे कहती है कि मेरे घर में और भी बहुत सारे कॉकरोचेस हैं और जब तुम रात को सो रही होगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे सोफा के ऊपर चढ़ जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान से सोना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वापस अपने रूम में आकर आन ऑनलाइन कॉकरोच स्प्रे खरीदने के बारे में सोचती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। वहीं बाहर हम लिन को देखते हैं जो अपने सोफा पर लेटा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डर रहा होता है जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे जब आन अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि लिन पहले से उठा होता है, लेकिन उसकी आंखें देखकर ये पता चल रहा था कि वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी ऐसी हालत देखकर आन सुपरमार्केट कॉकरोच स्प्रे खरीदने के लिए जाने लगती है, जिस पर लिन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद सुपरमार्केट पहुंचकर लिन सबसे महंगी वाली स्प्रे खरीदने के लिए कहता है, जिस पर आन कहती है कि ये सब प्राइस में हाई होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है, लेकिन लिन उसकी बात नहीं मानता और उसे वही स्प्रे खरीदने के लिए कहता है। अब वापस घर आने के बाद आन पूरे घर में वो स्प्रे कर देती है। तभी लिन उसका फोन लेकर उसमें कुछ सेटअप कर देता है, जिसके कुछ देर बाद आन अपने रूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है क्योंकि उसके पूरे फोन में कॉकरोच घूम रहे होते हैं और वो लिन से कहती है कि तुमने मेरे फोन के साथ क्या किया, इसे वापस से ठीक करो। जिस पर लिन कहता है कि इसमें टाइमर सेट है और ये 30 मिनट के बाद ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब लिन टीवी देख रहा होता है तो तभी वो उसमें अपने मरने की न्यूज देखता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट सबको आकर ये बता देती है कि लिन अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वही हम आन को देखते हैं जो अपने घर वापस आ रही थी। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें एक मिसिंग डॉग के बारे में लिखा होता है। ये देखकर आन जल्दी से लिन के पास जाकर उसके कुछ फोटोज लेने लग जाती है ताकि वो उसके भी मिसिंग पोस्टर्स बनाकर ऐड दे सके, लेकिन लिन उसका फोन लेकर सारी फोटोज डिलीट करने लगता है। ये देखकर आन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद आन लिन से कहती है कि क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो मेरे घर में चोरी छुपे रह रहे हो। ये सुनकर लिन कहता है कि हाँ मैं क्रिमिनल हूँ और मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम अकेली रहती हो। जिस पर आन कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन तभी लाइट चली जाती है जिस पर आन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लेती है और उसे याद आता है कि आज 9 से 10 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी बंद रहेगी। इसी बीच लिन आन के हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है, जिस पर आन उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट उसे उसके भाई ने दिया था ताकि मुझे कभी डर ना लगे। इसके बाद लिन आन को एक स्टोरी सुनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिन के डैड को देखते हैं जिनसे कुछ क्लाइंट्स मिलने के लिए आए होते हैं और वो लिन के डैड से कंपनी के नए प्रेसिडेंट की बात करते हैं और उनमें से एक कहता है कि सभी यही कह रहे हैं कि लिन मर चुका है, इसलिए हमें जल्दी से कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट हायर करना होगा। जिस पर लिन के डैड कहते हैं कि मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए, मैं जल्दी ही इसके बारे में बताता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम आन को देखते हैं जिसका टूथब्रश मिसिंग था और वो इसके बारे में लिन से पूछती है, जिस पर लिन कहता है कि उसका ब्रश गलती से टॉयलेट में गिर गया था। ये सुनकर आन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लग जाती है। तभी आन को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रहने के लिए आ रही हूँ, लेकिन आन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए कंपनी के कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में आन अपना एक पार्सल डिलीवर करने के लिए कहीं जाती है, जहाँ पर उसे जिनशी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलती है। तभी जिनशी की एक फ्रेंड नैन्सी आन को इस तरह से देखकर उसका मजाक बनाने लग जाती है, जिस पर जिनशी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और फिर आन को अपना बिजनेस कार्ड देती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसके थ्रू एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, लेकिन आन कहती है कि मैं अपनी इस जॉब से बहुत खुश हूँ। ये देखकर नैन्सी को आन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरा भला कहने लग जाती है। तभी आन वेटर से एक ड्रिंक लेकर नैन्सी के ऊपर फेंक देती है और उससे कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसे बात मत करना, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो वाटर टैप को खोलता है, लेकिन वो उससे लीक होने लग जाता है, जिसे वो कपड़े की हेल्प से बंद करके सोफे पर जाकर सो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि पानी अभी भी लीक कर रहा है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि पूरे कमरे में पानी भर चुका होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर आन भी आ जाती है और वो अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और फिर लिन पर गुस्सा करने लग जाती है कि
तुमने ये सब क्या किया। लेकिन लिन उस वक्त सदमे में था और वो उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर आन लिन के पास जाती है और उसे रिलैक्स करने के लिए उसके कानों में हेडफोन्स दे देती है और फिर खुद जल्दी से सारा पानी निकाल देती है। इसके बाद जब वो दोनों लंच कर रहे होते हैं तो तभी लिन देखता है कि आन से एक पानी की बोतल नहीं खुल रही, जिस पर वो उससे बोतल लेकर उसे अपने अंगूठे से बहुत ही आराम से खोल देता है। ये देखकर आन बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी लिन की नजर दोबारा बोतल पर पड़ती है, जिसे आन अपने मुंह से खोलने के बाद पानी पी रही होती है। इसका मतलब कि अभी तक ये सब लिन की इमेजिनेशन थी। ये देखकर लिन आन से कहता है कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए तुम्हें इसे अपने मुंह से नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन आन तो उसकी किसी बात में भी इंटरेस्ट नहीं लेती। इसके बाद वो लिन को हॉस्पिटल लेकर आती है उसका चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है। वहीं नर्स लिन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर लिन कहता है कि हाँ, वो सामने खड़ी है। ये सुनकर नर्स उससे कहती है लेकिन वो तो तुम्हारी सिस्टर है, जिस पर लिन कहता है नहीं, हम दोनों कजन हैं। इसके बाद जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो तभी वो रास्ते में एक प्लेग्राउंड से गुजरते हैं, जहाँ पर एक बॉल आन को लगने वाला होता है, लेकिन वो बहुत ही आराम से उस बॉल को पकड़ के वापस बास्केटबॉल में डाल देती है। और ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी प्लेयर्स उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। तभी लिन आन की उंगली देखता है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है और ये देखकर वो उस पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। फिर ये दोनों मार्केट जाकर कुछ सब्जियां खरीदते हैं और फिर बस स्टॉप पर बस के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बस इनके पास नहीं रुकती बल्कि उनके ऊपर पानी फेंककर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों किसी तरह से टैक्सी लेकर घर पहुँचते हैं, जहाँ पर लिन नहाने के लिए जाने लगता है और आन से कहता है कि तुम मुझे बाथ टब में बिठाने में मेरी हेल्प करो। फिर आन लिन की हेल्प करती है और किसी तरह से उसे बाथ टब में बिठा देती है। लेकिन जब वो लिन को बाहर निकालने के लिए जाती है तो तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी बाथ टब में गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो लिन आन से कहता है कि तुम्हें मुझे इसके लिए कंपनसेट करना होगा क्योंकि तुमने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया है। जिस पर आन कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था जिसकी वजह से मैं गिर गई थी। इसके बाद वो अपने रूम में आकर ड्राइंग करने लग जाती है, लेकिन उसे अभी भी बाथटब वाला सीन याद आ रहा होता है और इसके बारे में सोचकर वो एक ड्राइंग बनाती है और हम देखते हैं कि ये ड्राइंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो दोनों बाथटब में गिरे थे, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और वो आन से कहता है कि मुझे तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना है। इसके बाद जब वो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है तो तभी वो उसमें वही ड्राइंग देखता है जिसे अभी अभी आन ने ड्रॉ किया होता है और फिर वो उसे देखकर स्माइल करता है। इसके बाद जब आन अपना काम कर रही होती है तो तभी उसे उसकी सैलरी मिलने का मैसेज मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर सोचती है कि वो अपने लिए कॉमिक बुक खरीदे या फिर लिन के लिए व्हील चेयर। और फिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो लिन के लिए ऑनलाइन व्हील चेयर ऑर्डर कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी कंपनी का मैनेजर डू आता है जो सभी एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट लाया था और वो आन को भी गिफ्ट देता है और उसे रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है। और फिर डिनर करने के बाद आन का मैनेजर उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो आन का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे आने में काफी लेट हो गया था। तभी मैनेजर डू भी आन को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ वो उससे बात करते हुए उसे रोजेस देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन आन उसे मना करते हुए कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, जिस पर मैनेजर डू आन के घर की तरफ देखते हैं और तभी उसकी नजर लिन पर पड़ती है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जब आन अपने रूम में आती है तो लिन उसे देखकर कहता है कि आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो, जिस पर आन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। ये सुनकर लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आगे से इतना लेट मत आना क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठता है तो तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है, जिसे आन खोलती है तो उसमें एक व्हील चेयर होती है और आन उसे बताती है कि ये जर्मनी इम्पोर्टेड है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन लिन उससे कहता है कि मुझे तो ये इतनी मजबूत नहीं लग रही, जिस पर आन उसे प्रूफ करने के लिए उसे व्हील चेयर पर बिठाकर पूरे घर की सैर करवाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिनशी को उसकी फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। ये सब कुछ शन भी देख रहा होता है और वो वहाँ आकर उस लड़के को जोर से हिट करता है और फिर सिक्योरिटी वाले उस लड़के को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम लिंक को देखते हैं जो आन से कहता है कि आज मैंने एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और मैंने उसमें 2 मूवी टिकट्स जीती हैं, जिस पर आन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तुम कल ये मूवी देखने के लिए चले जाना। तो लिन कहता है लेकिन ये तो 2 टिकट्स हैं, जिस पर आन कहती है ठीक है मैं
एक टिकट किसी को बेच दूंगी। लेकिन लिन कहता है कि ये तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो और कल हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए चलेंगे। नेक्स्ट डे जब आन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो तभी उसकी एक कलीग कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ ओवरटाइम काम करना होगा, जिस पर पहले तो आन मना कर देती है लेकिन फिर उसकी बहुत जिद करने पर मान जाती है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो मूवी थिएटर पहुंच चुका होता है और आन का वेट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आन भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद जब आन अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि लिन वहां पर नहीं है, जिस पर वो जल्दी से मूवी थिएटर के लिए निकलती है और वहां पहुंचने पर वो देखती है कि लिन अभी भी उसका वेट कर रहा है। आन को लिन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा होता है और फिर वो उसके लिए 2 और मूवी टिकट्स खरीदती है। इसके बाद वो दोनों साथ में मूवी को एंजॉय करते हैं। घर आने के बाद हम लिन को देखते हैं जिसका मूड अभी भी ऑफ होता है और वो आन से कहता है कि तुम सब कुछ भूल कर सो जाओ। नेक्स्ट डे जब आन उठती है तो देखती है कि लिन घर में नहीं है, जिस पर वो सोचती है कि शायद वो घर छोड़ के चले गया है और उसे याद आता है कि शायद लिन ने इसीलिए कहा था कि सब कुछ भूल कर सो जाओ। नेक्स्ट डे जब आन डिलीवरी देने के लिए जा रही होती है तो तभी उसके सामने एक भिखारी आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसे लिन इमेजिन कर रही थी। ये सब सोचकर आन जल्दी से अपने ऑफिस जाती है और अपनी कॉलीग से कहती है कि आज तुम मेरे साथ अपनी शिफ्ट चेंज कर लो क्योंकि मुझे अपनी कैट को ढूंढना है। और फिर इसके बाद वो लिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और फिर वो हर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसे लगता है कि लिन उसे मिल जाएगा। वहीं हम लिन को देखते हैं जो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम शाओ है। लिन अपने फ्रेंड से कहता है कि मैंने तुम्हें आन का टूथब्रश टेस्ट करने के लिए दिया था, क्या तुम्हें उसकी डीएनए मैटर्निटी रिपोर्ट मिल गई है? जिस पर शाओ उसे वो रिपोर्ट देता है। इसके बाद लिन उसके वॉलेट में से कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि तुम ये पैसे मेरी असिस्टेंट एली से ले लेना। और फिर वो वहाँ से निकलकर उस रिपोर्ट को देखता है और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन एक आदमी से बात कर रहा होता है जो उसे बताता है कि आन वो लड़की है जिसने हमारी कंपनी के 5% शेयर लिए हुए हैं। तुम्हारे डैड ने वो शेयर्स आन की मॉम के नाम किए थे लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद वो शेयर्स आन के नाम ट्रांसफर हो गए हैं। लेकिन इस बारे में आन को कुछ भी नहीं पता था और लिन के डैड उसे ढूंढ रहे थे। और जब लिन हॉस्पिटल में था तो वो एक नर्स के फोन से अपनी असिस्टेंट एली को कॉल करके बताता है कि उसके रहने का बंदोबस्त हो गया है। इसी बीच लिन को आन और उसके बीच जो भी इंसिडेंट हुए वो सब याद आ रहे थे और इसीलिए लिन ने आन के टूथब्रश का डीएनए टेस्ट करवाया था। इसके बाद जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे रास्ते में आन मिलती है जो काफी ज्यादा परेशान थी और फिर वो उसका पीछा करने लग जाता है और उसे उसकी हर बात याद आ रही थी। वहीं पर आन एक आदमी से पूछती है कि क्या उसने किसी लड़के को व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा है, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। इसके बाद आन लिन को ढूंढने के लिए एक पार्क में पहुंचती है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और जब वो टर्न करती है तो देखती है कि सामने लिन है, जिसे देखकर आन उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम इतनी देर से कहां पर थे। लेकिन लिन उसे कुछ भी नहीं बोलता। तभी एक आदमी पीछे से स्केटिंग करते हुए आ रहा था और वो आन से टकराने वाला था, लेकिन तभी लिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर आन लिन के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद आन जल्दी से उठ जाती है और लिन उसे बताता है कि बस वो वैसे ही टहलने गया था। ये सुनकर आन कहती है कि इतनी देर के लिए टहलने कौन जाता है और तुम अचानक से गायब हो गए, वो भी बिना बताए। फिर लिन उससे कहता है कि मुझे एक फोन चाहिए, जिस पर आन उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जिसे किसी ने लिन की फोटो सेंड की थी और वो उसे बताता है कि एक आदमी बिल्कुल लिन की तरह दिखता था लेकिन वो अचानक से मेरी आंखों से ओझल हो गया। शेन को देखते हैं जो जिनशी को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। तभी वहाँ पर जिनशी की मॉम आ जाती है और वो शेन को अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन शेन मना करते हुए कहता है कि आज मुझे कुछ काम है और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जिनशी की मॉम उससे कहती है कि शेन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। वहीं हम आन को देखते हैं जो लेट नाइट काम करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, लेकिन रास्ता सुनसान होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी सामने से लिन आ जाता है जिसे देखकर वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ में घर वापस आते हैं और आन लिन को एक मोबाइल फोन देते हुए कहती है कि ये क्वालिटी में इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन इसमें सारे फीचर्स हैं और तुम इसे बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन
बैल्कनी में होता है तो तभी वहाँ पर आन अपनी एक शर्ट लेने के लिए आती है जो गलती से नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये सब लिन की इमेजिनेशन है। और फिर इसके बाद वो अपने फ्रेंड शो को कॉल करके कुछ पैसे मांगता है। इसके बाद शाम को जब आन अपने घर वापस आती है तो एक न्यू टीवी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। और फिर जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि लिन ने पहले से ही उसके लिए एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर सेटअप रखा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर वो लिन से पूछती है कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिला, जिस पर लिन कहता है कि मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मुझे ये दोनों चीजें वहीं से मिली हैं। और फिर वो आन को एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि मुझे साथ में कुछ पैसे भी मिले थे, इसलिए तुम इसे रख लो। जिस पर पहले तो आन बहुत मना करती है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा फोर्स करने पर वो रख लेती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम आन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर डू उसके काम में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। और उन्हें इस तरह से देखकर आन की कोलीग्स आपस में बात कर रही होती हैं, जहाँ पर एक लड़की उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि आन का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। जिसे प्रूफ करने के लिए सभी लड़कियां आन के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि हमने तुम्हारे घर जाना है और साथ में मैनेजर डू को भी चलने के लिए कहती हैं। जिस पर पहले तो आन उन्हें मना कर देती है, लेकिन फिर उनके बहुत ज्यादा फोर्स करने पर मान जाती है। इसके बाद जब आन सबको अपने घर लेकर जा रही होती है तो तभी वो रास्ते में लिन को मैसेज करके इन सब के बारे में बता देती है और उसे साथ में छुपने के लिए भी कहती है। और फिर जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर की सेटिंग पूरी तरह से चेंज हो गई है, जहाँ लिन सामने बैठा हुआ था और टेबल पर खाना बिल्कुल रेडी था। ये सब देखकर आन के साथ उसके कोलीग्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी लिन सबको एक परफ्यूम गिफ्ट करता है। ये सब देखकर आन के सभी कोलीग्स उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और वहीं हम मैनेजर को देखते हैं जो इन सब की वजह से बहुत जेलस हो रहा था। उनके जाने के बाद आन लिन से पूछती है कि तुम्हारे पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए, जिस पर लिन कहता है कि मैंने वो पैसे उस क्रेडिट कार्ड में से निकाले थे जो तुम्हें मैंने कल दिया था। ये सुनकर आन को लिन पर बहुत गुस्सा आता है और उससे कहती है कि तुमने फजूल में इतने पैसे जाया कर दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिन घर में अकेला होता है। तभी उसकी नजर दरवाजा के हैंडल पर पड़ती है जो ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर लिन डर जाता है और जल्दी से एक स्टिक पकड़ के दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आ जाती है, जिसे देखकर लिन उस पर अटैक कर देता है। वहीं हम आन को देखते हैं, जिसे लिन मैसेज करके उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि घर में एक चोर आ गया है। आन उसको ये मैसेज देखकर जल्दी से घर के लिए भागती है और घर पहुंचकर देखती है कि लिन ने उस लड़की को रस्सी से बांधा हुआ है। इसके बाद वो जल्दी से उसे खोल देती है और लिन को बताती है कि ये उसकी फ्रेंड योयो है। इसके बाद जब लिन वीडियो गेम खेल रहा होता है तो तभी योयो उसे बार बार देख रही होती है और फिर आन से कहती है कि क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, जिस पर आन मना करते हुए कहती है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगी। तभी लिन उठता है और आन से कहता है कि नहाने में मेरी हेल्प करो, जिसे सुनते ही योयो कहती है कि क्या तुम दोनों साथ में नहाते हो, लेकिन आन उसे मना करते हुए लिन के साथ वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद योयो उनके बारे में उल्टा सीधा सोचने लग जाती है और फिर वो उन्हें देखने के लिए जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम आन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो फिर से लेट नाइट काम कर रही थी। तभी उसे ऑफिस में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो जल्दी से चेक करती है और देखती है कि सामने मैनेजर डू है, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक था और आन से बार बार यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसी बीच वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जिस पर आन उसे एक जोर का स्लैप मारकर अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। तभी मैनेजर डू वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि आन को अंधेरे से डर लगता है और फिर वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वहीं हम आन को देखते हैं, जिसकी अंधेरे की वजह से कंडीशन बहुत बुरी हो रही थी। तभी उसे अपनी मॉम की बातें याद आती हैं, जिसमें वो उसे अंधेरे से लड़ना सिखा रही थी। तभी मैनेजर डू भी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आन बहुत ज्यादा डर जाती है। और जैसे मैनेजर डू आन के साथ कुछ करने लगता है, तभी पीछे से लिन आ जाता है और वो उसे एक फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो आन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आन को देखते हैं, जिसे होश आ चुका होता है। तभी लिन उससे कहता है कि अब से तुम उस जॉब पर नहीं जाओगी और मैं उस मैनेजर को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी आन नेक्स्ट डे फिर से जॉब पर चली जाती है, जहां पर जाकर उसे पता चलता है कि मैनेजर डू को फायर कर दिया गया है, क्योंकि उसने कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड किया था। तभी हम मैनेजर डू को देखते हैं, जो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर आन लिन के पास आती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक इन्वेलप पर पड़ती है, जिसे वो उठा लेती है और लिन से कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले बैठे थे, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें
जरूर कोई डर्टी पिक्चर्स होंगी जिसे तुम देख रहे थे। लेकिन लिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं और फिर वो उसे वापस देने के लिए कहता है। और इसी बीच आन गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद आन जल्दी से उठ जाती है। तभी लिन उससे कहता है कि मुझे भी उठाओ। और जैसे ही आन उसे उठाने लगती है तो लिन जानबूझकर उसे अपने ऊपर गिरा लेता है और इसी बीच वो आन को किस भी कर देता है। इसके बाद आन जल्दी से अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही सब कुछ चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर डू को देखते हैं जो नई जॉब की तलाश में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि सिर्फ एक अच्छे रिज्यूमे से काम नहीं चलेगा। जिस पर मैनेजर कहता है कि तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद हम आन को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात करते हुए कहीं पर जा रही थी। तभी उसके सामने मैनेजर डू आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो आन का वेट कर रहा होता है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आई थी। और फिर वो आन के ऑफिस में कॉल करके उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि वो तो काफी देर से निकल चुकी है। तभी डोर बेल रिंग करती है और लिन जल्दी से दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने एली होती है जो लिन को बताती है कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो आपको हर हाल में अटेंड करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम आन को देखते हैं जिसे मैनेजर डू बताता है कि वो अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। जिस पर आन कहती है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। तो मैनेजर कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों की और मुझे जॉब से क्यों निकाला? ये सुनकर आन बहुत हैरान होती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैनेजर डू तो उसकी एक भी नहीं सुनता और उससे लड़ने लग जाता है। वहीं हम लिन को देखते हैं जो अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद आन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उधर मैनेजर डू आन को बेहोश करके उसे अपनी गाड़ी तक ले जाता है। और जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो तभी वहाँ पर लिन आ जाता है जो मैनेजर को गाड़ी से बाहर निकाल कर उसे मारने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद लिन आन को गाड़ी से बाहर निकाल कर साइड पर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो? जिस पर आन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी मैनेजर डू को होश आ जाता है और वो पीछे से लिन पर अटैक कर देता है और फिर से इन दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है। लेकिन लास्ट पर लिन मैनेजर डू को मार गिराता है। तभी वहाँ पर एली भी पहुँच जाती है और वो इन दोनों को जल्दी से वहाँ से ले जाती है। इसके बाद घर पहुँचने पर लिन आन को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख सका। जिस पर आन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। इसके बाद नेक्स्ट डे जब आन उठती है तो वो लिन को किसी से फोन पर बात करते हुए देखती है और उससे कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? जिस पर लिन कहता है कि मैं एली से व्हील चेयर के बारे में बात कर रहा हूँ और वो उसे आज घर पर ड्रॉप कर देगी। इसके बाद जब लिन एली से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग एली की कार को फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें देखकर वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है और फिर एली को मैसेज करके उसे एक होटल में मिलने के लिए कहता है। वहीं हम आन को देखते हैं जो कि उसी होटल में पार्सल डिलीवर करने के लिए आई थी। तभी उसकी नजर लिन पर पड़ती है, इसीलिए वो लिन का पीछा करती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद हम लिन और एली को देखते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एली उससे कहती है कि अब तुम्हें सबके सामने आना होगा। जिस पर लिन कहता है चलो सबको सरप्राइज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम आन को देखते हैं जो लिन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लिन और एली का अफेयर चल रहा है। इसके बाद हम कंपनी में होने वाली मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर फ्रैंक कहता है कि हमारी कंपनी को एक न्यू प्रेसिडेंट की जरूरत है और इसके लिए मुझे चूज किया जा रहा है। और फिर कहता है कि क्या आप सब लोग इसके लिए एग्री करते हो? जिस पर सभी शेयर होल्डर्स खुश होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है जो कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। और जैसे ही सब अपना फेस टर्न करते हैं तो देखते हैं कि सामने कोई और नहीं बल्कि लिन है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि लिन मर चुका है। लिन को एकदम से अपने सामने जिंदा देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लिन के डैड उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा पाँव कैसा है? जिस पर वो कहता है कि अब मैं पहले से बेहतर हूँ। इसके बाद ये लोग काम की बात करने लग जाते हैं जहाँ पर लिन फ्रैंक की असली हकीकत सबके सामने ले आता है कि किस तरह से वो प्रेसिडेंट बन के कंपनी को नुकसान पहुँचाएगा। तभी एली लिन के डैड को एक फाइल देती है जिसमें सारे सबूत थे, जिसे पढ़ के लिन के डैड को फ्रैंक पर बहुत गुस्सा आता है। फ्रैंक सबको सफाई देने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन उसके डैड उसकी एक भी नहीं सुनते और फिर ये अनाउंसमेंट करते
हैं कि फैंग को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद वो सभी शेयर होल्डर से माफी मांगते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और फिर लिन से कहते हैं कि अगर तुम सही टाइम पर ना आते तो इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। तभी लिन के कहने पर एली उसके डैड को एक वीडियो क्लिप भी दिखाती है जिसमें फैंग ने लिन को मारने के लिए उसके पीछे कुछ गुंडे भी लगाए थे, जिसे देखने के बाद उन्हें फैंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर लिन से इन सब के लिए माफी मांगते हैं और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके डैड के वहाँ से जाते ही फैंग लिन से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेन उसे आकर रोक लेता है। इसके बाद फैंग लिन से कहता है कि मैं आन नाम की लड़की को भी जानता हूँ, जिसे सुनते ही लिन उससे कहता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम आन को देखते हैं जो लिन का वेट कर रही होती है और साथ में उसके साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद कर रही होती है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो अपने काम में बिजी होता है, लेकिन उसे बार बार आन का ख्याल आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम आन को उसके काम पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी एक कॉलीग कहती है कि कंपनी का न्यू रूल आया है कि अब से कोई भी एम्प्लॉय ओवरटाइम काम नहीं करेगा। अपना काम खत्म करने के बाद जब आन घर वापस जा रही होती है तो देखती है कि हर तरफ लाइट्स लगी हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके घर के सामने कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लिन अभी भी आन की केयर कर रहा है। इसके बाद हम जिनशी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जा रही थी। तभी उसकी नजर लिन पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे अपना पास्ट याद आने लग जाता है। तभी वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी, जिस पर उसकी फ्रेंड्स उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती हैं। उनके जाते ही वहाँ पर शेन आ जाता है, जिसे देखकर जिनशी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, जिस पर शेन कहता है कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड से पता चला। इसके बाद जिनशी शेन के साथ घूमने के लिए जाती है और दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम आन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके पास उसका स्टेप ब्रदर एनशिंग आता है जो कि काफी ज्यादा गुड लुकिंग था, जिसे देखकर आन की सभी फ्रेंड्स उस पर फिदा हो जाती हैं। इसके बाद हम इन दोनों को एक कैफे में देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एनशिंग अपनी बहन से काफी टाइम बाद मिल रहा था। असल में वो अभी अभी अब्रॉड से आया था और सबसे पहले वो आन से मिलने के लिए आता है। तभी वो आन से कहता है कि मैंने तुम्हें कई दफा वीडियो कॉल्स और ईमेल्स भेजे, लेकिन तुमने मुझे कभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई हैं और तुमने बहुत ज्यादा सफर भी किया है, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद बातों बातों में आन एनशिंग को उसका दिया हुआ ब्रेसलेट भी दिखाती है जो उसने बचपन में दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें आन अपने भाई के साथ बैठी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में हम आन को देखते हैं जिसे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए ईमेल आया था, जिसके लिए वो अप्लाई भी कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू देने के लिए बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है। तभी एक गाड़ी उस पर पानी फेंककर चली जाती है, लेकिन उसी वक्त लिन उसके सामने आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब आन की इमेजिनेशन है। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि दूर अपनी गाड़ी में बैठकर आन को देख रहा होता है। इसके बाद आन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके सीनियर उसे अपना काम दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन आन को याद आता है कि वो अपना काम घर पर ही भूल गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बैरस होती है। मगर तभी उसके सीनियर्स कहते हैं कि डोंट वरी, तुम हमें अपना काम एक्सप्लेन कर सकती हो, जिस पर आन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपना काम एक्सप्लेन करने लग जाती है और उसके सीनियर्स को भी उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसे ये जॉब दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एनशिंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुंच गया था, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जब सब साथ में लंच कर रहे होते हैं तो तभी एनशिंग अपने डैड को बताता है कि उसकी बहन भी इसी शहर में रह रही है। आन का नाम सुनते ही उसके डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि आन के डैड ने उसे घर से निकाल दिया था। तभी एनशिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं कि कुछ दिनों में आपकी बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आप उसमें आन को भी इनवाइट करें, जिस पर वो मान जाते हैं। इसके बाद हम आन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। तभी उसे उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है जो कहती है कि कुछ दिनों में तुम्हारे डैड की बर्थडे है और वो चाहते हैं कि तुम भी उसमें आओ, जिस पर आन मना कर देती है और कहती है कि मेरे डैड ने तो मुझे घर से निकाल दिया था। लेकिन उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड अभी भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी बर्थडे पर जरूर आओ और कल तुम्हें लेने के लिए मैं तुम्हारे भाई एनशिंग को भेज दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम एनशिंग को देखते हैं जो कि
आन को लेने के लिए आया होता है, जिसे देखकर आन कहती है कि अभी तो पार्टी में काफी टाइम है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। जिस पर एनशिंग कहता है कि पहले तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेना है, इसलिए मैं जल्दी आया हूँ। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे गेस्ट आए होते हैं। तभी वहाँ पर एनशिंग आन के साथ एंट्री करता है और सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि आन इस ड्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इसके बाद एनशिंग अपने डैड को बर्थडे विश करता है और उन्हें गिफ्ट देता है। वहीं हम शेन और फैंग को देखते हैं जो कि आन को नोटिस कर रहे होते हैं। तभी शेन फैंग से कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके नाम हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि एनशिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। तभी एली लिन को बताती है कि आन को उसके डैड की पार्टी में इनवाइट किया गया है और वहाँ पर फैंग भी मौजूद है, जिसे सुनकर लिन सबको तैयार होने के लिए कहता है। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि आन के पास जाकर फ्लर्ट कर रहा होता है और किसी तरह से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आन उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तभी वहाँ पर लिन एली और डॉक्टर के साथ एंट्री करता है और सीधा आन के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आन उसे भूल चुकी है। तभी वहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और लिन आन को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन आन उससे कहती है कि शायद मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लायक नहीं हूँ और फिर फैंग का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिनशी भी लिन के साथ डांस करने के लिए जाती है। इसके बाद सब डांस करने लग जाते हैं। वहीं हम फैंग को देखते हैं जो कि आन के सामने लिन की बुराइयां कर रहा होता है। तभी उनके पार्टनर्स चेंज होते हैं और आन लिन के पास आ जाती है। लिन आन से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे भाई से दूर रहो। लेकिन आन उसके साथ डांस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दोबारा से फैंग के पास चली जाती है। वहीं जिनशी भी दोबारा से लिन के पास आ चुकी थी और वो उससे पूछती है कि तुम मेरी बहन आन को कैसे जानते हो, जिस पर लिन कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। दूसरी तरफ फैंग आन को बताता है कि तुम्हारी मॉम मेरे डैड की फ्रेंड थी और उनके नाम हमारी कंपनी के 5% शेयर्स थे जो कि उनकी डेथ के बाद तुम्हें ट्रांसफर हो गए हैं। जिस पर आन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी मॉम का तुम्हारे डैड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था और ना ही मुझे शेयर्स के बारे में कुछ पता है। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी एक वेटर आन के ऊपर पानी फेंक देती है और उससे कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कब से तुम्हारी तलाश में थी। असल में इस वेटर का नाम शुगाओ है। ये सीन देखकर सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और एनशिंग पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन आन मना करते हुए कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है और फिर युगाओ से कहती है कि मैं भी तुम्हारी ही तलाश में थी। तभी वहाँ पर आन के डैड भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिन कहता है कि आपको अपनी बेटी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम इसमें ना आओ। तभी आन इन सब के लिए सॉरी बोलती है और युगाओ को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम आन को युगाओ के साथ एक बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ पर ये लोग अपने पर्सनल मैटर पर बात कर रहे होते हैं। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग के सारे कैमरास को चेक कर रहा था, लेकिन उसे आन कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी उसकी नजर एक कैमरा पर पड़ती है जहाँ पर आन युगाओ के साथ जा रही थी और जाते वक्त युगाओ ने एक चाकू भी उठा लिया था। ये देखने के बाद लिन अपनी पूरी टीम के साथ आन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम युगाओ को देखते हैं जो कि आन पर अटैक कर देती है, जिस दौरान सेफ के ऊपर रखा हुआ बैग युगाओ के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन आन उसे पुश करके साइड पर कर देती है, जिसकी वजह से वो बैग आन के सर पर लग जाता है और इसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। आन को इस हालत में देखकर युगाओ जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर लिन भी पहुँच जाता है और वो आन को उठाकर जल्दी से वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन आन के साथ था। अब जैसे ही आन को होश आता है तो वो लिन से कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिस पर लिन कहता है कि तुम मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर वो उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम लिन को उसके डैड के साथ देखते हैं जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम आन को पसंद करते हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके नाम हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। तभी फैंग लिन से कहता है कि वो हमारे डैड की बेटी है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। असल में आन की मॉम और लिन के डैड का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से सबको ये लगता था कि आन लिन के डैड की बेटी है, लेकिन लिन सबको आन की DNA रिपोर्ट दिखाता है जिससे ये प्रूफ होता है कि आन उसके डैड की बेटी नहीं है। तभी लिन के डैड सबको सच बताते हुए कहते हैं कि आन की मॉम ने हमारी कंपनी को सेटल करने में बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से मैंने कंपनी के 5% शेयर्स उनके नाम कर दिए थे और आन उनकी बेटी नहीं है लेकिन बेटी जैसी है। ये सब सुनने के बाद लिन आन से मिलने के लिए दोबारा से हॉस्पिटल जाता है। वहीं हम एनशिंग को देखते हैं जो कि अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल
आता है, लेकिन शाओ उसे अंदर नहीं जाने देता, जिस पर एनशिंग जबरदस्ती अंदर चले जाता है। और तभी वो देखता है कि आन वहाँ पर नहीं है, और जैसे वो विंडो की तरफ जाता है तो देखता है कि आन वहाँ पर लटकी हुई है, क्योंकि शायद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। अब ये दोनों मिलकर उसे ऊपर खींचते हैं, लेकिन तभी आन का हाथ छूट जाता है। पर तभी एनशिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी से आन को बचा लेता है। इसके बाद वो आन को लेकर वहाँ से चले जाता है। वहीं हम लिन को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल पहुँचने पर पता चलता है कि आन वहाँ से भाग गई है, और तभी उसे वहाँ पर आन का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। हम आन को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही थी, और वो सपने में अपने पास्ट को देख रही होती है, जहाँ पर उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। तभी किसी चीज की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है, और जैसे वो अपने रूम से बाहर जाकर देखती है तो कुछ लोग उसका सामान पैक कर रहे थे। यहाँ पर इस घर की ओनर भी आई हुई थी, जो आन से कहती है कि तुमने पिछले महीने से इस घर का रेंट नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ, और अगर तुमने मुझे एक हफ्ते के अंदर रेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सारा सामान बेच दूंगी। इसके बाद ये लोग सारा सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं हम आन को देखते हैं जो उदास होकर बाहर कुर्सी पर बैठी होती है। तभी वहाँ पर उसका भाई एनशिंग आता है, जो आन की हालत देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, इसलिए वो आन को अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन आन मना करते हुए कहती है कि मेरी वजह से आपकी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब होगी। पर एनशिंग किसी तरह से आन को मनाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं हम लिन को देखते हैं जो आन को मैसेज करके कहता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, जिस पर आन रिप्लाई करते हुए कहती है कि मुझसे बात मत करो। तभी उसके पास एली आती है, जो उसे बताती है कि आन को उसके घर से निकाल दिया गया है, और अब वो अपने भाई के साथ उसके घर पर रह रही है, जिसे सुनकर लिन बहुत ज्यादा जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में हम आन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड योयो को अपनी न्यू लोकेशन सेंड कर रही थी, और उसे बताती है कि अब वो अपने भाई के साथ रहती है और वो जब चाहे यहाँ पर आ सकती है। इसके बाद हम एनशिंग को देखते हैं जो कि खाना बना रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसे आन उठाती है, जिसमें कोई उसे बताता है कि आन के लिए एक कोरियर आया है, जिसे लेने के लिए उसे एक्सप्रेस आना होगा। वहीं हम देखते हैं कि ये कॉल कोई और नहीं बल्कि एली लिन के कहने पर कर रही थी, क्योंकि लिन किसी तरह से एनशिंग को बाहर भेजना चाहता था ताकि वो आन से अकेले में बात कर सके। इसके बाद जैसे ही एनशिंग बाहर जाता है तो लिन आन से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, और आन से बात करने की कोशिश करता है और काम में भी उसकी हेल्प करता है, लेकिन आन उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती। जब आन बर्तन धो रही थी तो तभी उसका क्लीनर खत्म हो जाता है, जिसे वो ऊपर से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। तभी लिन आकर उसकी हेल्प करता है, और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, और तभी आन लिन को किस कर देता है, लेकिन उसी वक्त एक स्पून लिन के सर पर आकर लगता है, जिसकी वजह से आन जल्दी से बाहर आ जाती है। इसके बाद हम योयो को देखते हैं जो सुपरमार्केट से चीजें खरीदने के बाद आन के घर पर जा रही थी। तभी उसकी नजर एनशिंग पर पड़ती है, और वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लग जाती है, और तभी उसे पता चलता है कि वो किसी और के घर पर नहीं बल्कि एनशिंग के घर पर जा रही है। इसके बाद जैसे ही एनशिंग अपने घर पहुंचता है तो वो सामने एली को देखता है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि अंदर लिन है, और फिर वो एली को वार्न करता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। वहीं हम अंदर लिन को देखते हैं जो कि आन से बात कर रहा था। तभी वो देखता है कि आन की शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला हुआ है, जिसे देखकर वो उसे बंद करने लग जाता है। तभी वहाँ पर एनशिंग आ जाता है, जिसे इन दोनों को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो लिन को मारने लग जाता है, लेकिन आन किसी तरह से उसे रोक लेती है। इसके बाद एली लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम आन को देखते हैं जो एनशिंग के हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है, और तभी वो उसे बताती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई थी, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एनशिंग उसकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। रात को आन लिन से मैसेज करके पूछती है कि अब तुम कैसे हो। तभी वहाँ पर एनशिंग उसके लिए दूध लेकर आता है, जिस दौरान आन उससे पूछती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो, जिस पर एनशिंग मना कर देता है। फिर आन उससे पूछती है कि क्या उसे योजो पसंद है, जिस पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम लिन को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसके बारे में बात कर रही थी कि लिन और एली दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये बात शॉ भी सुन लेता है, जिसके बाद वो सीधा लिन के पास जाता है, जहाँ पर एली लिन के काफी करीब थी, और शॉ को देखकर एली वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर शॉ को लगता है कि जो उसने सुना वो बिल्कुल सच था, लेकिन लिन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। इसके बाद हम आन को देखते हैं जो फिर से डिलीवरी का काम शुरू कर देती है, और अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए एक घर पर जाती है, लेकिन जैसे ही डोर खुलता है तो देखती है कि सामने कोई और नहीं बल्कि फैंग है, और फिर वो आन को देखकर उसे अंदर ले आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आन किसी तरह से वहाँ से निकल आती है।
इसके बाद जब आन कहीं पर जा रही होती है तो तभी उसके रास्ते में फिर से फैंग आ जाता है, जो उसे काफी ज्यादा परेशान करता है और उसे एक गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन आन उसका गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है, जो फैंग की ये हरकतें देख लेता है और उसे इन सब के लिए अच्छा सबक भी सिखाता है। इसके बाद लिन आन को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर वो आन से कहता है कि तुम मेरे भाई से दूर रहा करो, नहीं तो वो तुम्हें एक मक्खी की तरह तंग करता रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम लिन को एली के साथ एक कंपनी में देखते हैं, जहाँ वो एक लिपस्टिक की लॉन्च के लिए आया हुआ था। तभी उसे वहाँ पर जिनशी मिल जाती है, जहाँ पर वो लिन से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगे। जिस पर लिन कहता है कि मुझे ये लिपस्टिक अच्छी लगी, इसलिए मैं इसके लॉन्च इवेंट में आ गया। जिस पर जिनशी कहती है कि तुम्हें तो लिपस्टिक के बारे में काफी पता होगा, क्योंकि अब तो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी लिन कहता है कि कौन सी गर्लफ्रेंड, जिस पर जिनशी कहती है कि मेरी बहन आन। पर लिन कहता है कि अभी हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आए, लेकिन मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर वो जिनशी से पूछता है कि लड़कियों को सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट कौन सा लगता है। तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें आन को एक परफ्यूम गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसे परफ्यूम काफी पसंद है। नेक्स्ट डे हम आन को देखते हैं, जिसे लिन का गिफ्ट मिल चुका था, और जैसे वो उसे ओपन करती है तो उसमें एक परफ्यूम होती है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी लिन उसे मैसेज करके कहता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद लिन आन को अपने घर लेकर जाता है, और तभी वो आन को एक कपल वॉच भी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद लिन आन को अपने घर लेकर आता है और सबसे मिलवाता है। वहाँ पर फैंग भी मौजूद था, जो आन को देखकर फिर से शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर लिन की मॉम आ जाती है, जिन्हें आन बहुत ज्यादा पसंद आती है, और यहाँ पर जिनशी भी मौजूद थी, जो आन को देखकर जेलस हो रही थी। तभी वहाँ पर लिन के डैड आ जाते हैं, जो आन को देखते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। इसके बाद जब सब साथ में लंच कर रहे होते हैं तो तभी आन लिन के डैड को एक गिफ्ट देती है, जिसमें एक पेंटिंग ब्रश होता है, जो कि आन की मॉम का फेवरेट था। लिन के डैड को वो गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो आन को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद लिन आन को अपने घर के गार्डन में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने आन के लिए एक सरप्राइज अरेंज किया होता है। इसके बाद वो आन को उसके पहले वाले घर पर लेकर आता है और उसे बताता है कि उसने ये घर खरीद लिया है और अब से वो उसका न्यू लैंडलॉर्ड है। अपने घर को दोबारा से देखकर आन बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद लिन उसे एक एग्रीमेंट दिखाता है, जिसमें उस घर की ओनर ने साइन किए होते हैं, और उसमें लिखा था कि अब से आन को इस घर का रेंट देने की जरूरत नहीं। तभी लिन आन को हक कर लेता है और कहता है कि हम दोनों फिर से यहीं से अपनी लव स्टोरी स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।